अच्छा जी, अब सुनो। तो कह रहे हैं थिएटर्स एंड टेम्पल्स। टेम्पल क्या है? अब टेम्पल, हमारा ये परसेप्शन है कि टेम्पल का मतलब है मंदिर, चर्च का मतलब है गिरजाघर ईसाइयों का, और मॉस्क का मतलब है मस्जिद। बेसिकली ये सारे अल्फाज इबादत गाह के लिए आते हैं, चाहे वो किसी की भी इबादत गाह। इसीलिए अब ट्रेंड चला है कि मस्जिद को इंग्लिश में भी मस्जिद ही कहते हैं, मॉस्क नहीं कहते हैं। तो मॉस्क किसी की भी इबादत गाह को कह सकते हैं, टेम्पल किसी की भी इबादत गाह को कह सकते हैं आप। सिखों की इबादत गाह को भी टेम्पल कहते हैं, हिंदुओं की इबादत गाह को भी टेम्पल कहते हैं, ठीक है ना। वो अपने चर्च को भी टेम्पल कहते हैं। इट डजेंट मैटर, कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। चर्च को चर्च भी कहते हैं, टेम्पल भी कहते हैं, चैपल भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स जो हैं इबादत गाह के लिए, तो टेम्पल से मुराद इबादत गाह, वरना इंग्लैंड में मंदिर कहाँ से आ गया भाई, वो भी 1802 में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो इबादत गाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो टेम्पल्स, शिप्स, टावर्स, डूम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स। ऊंची ऊंची, ये वेस्ट साइड पे देख रहा है। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स का है, ऑक्टेव, और इसमें सिर्फ वेस्ट साइड की बयान हो रहा है। सेकंड स्टेंजा है सेस्टेट 6 लाइन्स का, इसमें सिर्फ ईस्ट साइड को देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं लाई ओपन, लाई ओपन का मतलब ये नहीं सबके दरवाजे खुले हैं, लाई ओपन का मतलब है खुले पड़े, यानी ओपन नजर आ रहा है, अनपोल्यूटेड एयर में ओपन नजर आ रहा है। unto the field and to the sky। अब देखो भाई वर्ड unto, हमारे यहाँ लोगों में ये सेंस नहीं आएगा कभी, अगर एक दफ़ा में नहीं उठा रहे तो 15 मिनट तो सब्र कर लो, यकीनन बिजी है जब नहीं उठा, फौरन दोबारा करेंगे, और नहीं उठाया तो फिर फौरन दोबारा करेंगे, सेंस नहीं होता लोग। अच्छा जी, unto क्या मीनिंग हुआ इसके? ये भी आर्काइक इंग्लिश है। ये आज की इंग्लिश नहीं है बेटा, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश नहीं है। In the archaic English, opposite of, ये ऑपोजिट था किसका? सुनो, हैप्पी का ऑपोजिट बनाओ अनहैप्पी, अनहैप्पी। इंपॉर्टेंट का बनाओ अनइम्पॉर्टेंट, टू का बनाओ, तो ये टू का ऑपोजिट था, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में। नाउ इट मीन्स, आज की इंग्लिश में इसका क्या मतलब है? फ्रॉम। आज की इंग्लिश में टू का ऑपोजिट क्या होता है? फ्रॉम, है ना, समझ में आई बात? तो ये ओल्ड इंग्लिश है इसलिए अनटू लिखा है। अब अनटू की जगह फ्रॉम रख के देखो तो कह रहे हैं फ्रॉम द फील्ड टू द स्काई, जमीन से लेकर आसमान तक ये सारी इमारतें ओपन, क्लियर नजर आ रही हैं। बात समझ में आई? ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, सब की सब इमारतें, चाहे वो थिएटर हो, टेम्पल हो, डूम हो, टावर हो, कैसी नजर आ रही है? ब्राइट, रोशन, ग्लिटरिंग, चमकती हुई, क्योंकि शबनम गिरी है ना। इन दी स्मोकलेस एयर, बेटे स्मोकलेस एयर मीनिंग तो इसके वही बनेंगे। स्मोकलेस एयर का मतलब है अनपोल्यूटेड एयर, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है बेटे। 1802 की बात हो रही है। 1802 में इंग्लैंड में जो मकान बनते थे, उन मकानों में छत में एक चिमनी निकलती थी। तो सवेरे सवेरे जब घर वाले उड़ जाते थे तो नाश्ता वाश्ता बनता था, तो चिमनी से धुआं निकलता था। ये इस बात की अलामत थी कि शहर जाग गया है।
लेकिन स्मोकलेस एयर का मतलब अभी तो लोगों के घरों में नाश्ता बनना शुरू भी नहीं हुआ, चिमनियों से धुआं नहीं निकला। स्मोकलेस एयर है, अनपॉल्यूटेड एयर है, हवा में कोई पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ग्लिटरिंग ओपन। ठीक है, ये तो है ऑक्टेव फर्स्ट स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा पे आइए, जो सेस्टेट है, इसमें वो देख रहा है ईस्ट की तरफ, कह रहा है कि नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप। अब एक वर्ड यूज हुआ है यहां पर, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, स्टीप। बेटे स्टीप वर्ब भी है और इसका मतलब है राइज, और स्टीप एडजेक्टिव भी है और इसका मतलब है हाई। ठीक है, जैसे मैं कहूं स्टीप हिल, तो इसका मतलब होगा ऊंचा पहाड़। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव होगा। इसी से वर्ड बना है, इसका नाउन बना है स्टीपल। I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple। तो स्टीपल कहते हैं टावर को, मीनार को, मिनारेट को। इबादतगाह का जो मीनार होता है, उस टॉप की जो पोजीशन होती है ना, उसको कहते हैं स्टीपल। तो वो स्टीप से ही बना है, जो मैट्रिक में पढ़ा था, राइट। अब कह रहे हैं नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप। आज से पहले सूरज इतने हसीन अंदाज में कभी तुलू नहीं हुआ होगा। तो यहां पर स्टीप एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, राइज के मीनिंग में। ठीक है ना, आज से पहले सूरज इतने हसीन अंदाज में कभी ना निकला होगा। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, यहां हिज जो इस्तेमाल हो रहा है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर। अब स्प्लेंडर की मीनिंग वो लिखे, शानो शौकत, आबोताब। अब यहां पर सवाल ये हो सकता है कि ये हिज किसके लिए आया? ये हिज आया है सूरज के, सन के। इंग्लिश लिटरेचर में याद रखिएगा, सन के लिए, सूरज के लिए ही इस्तेमाल होता है, और मून के लिए, चांद के लिए शी इस्तेमाल होता है। देखो, सोफा रखा है, कुर्सी रखी है, वजह बताओ, कुर्सी रखा क्यों नहीं है और सोफा रखी क्यों नहीं है? उर्दू की वजह बता दो, मैं इंग्लिश की वजह बता दूंगा। वजह नहीं होती ना, वजह होती नहीं है भाई। देखो ना, पेंसिल रखी है, पेन रखा है, वजह क्या? पेन रखी क्यों नहीं है और पेंसिल रखा क्यों नहीं है? वजह बताओ। इन चीज़ों की ना लैंग्वेज में कोई वजह नहीं होती। दिस इज कॉल्ड द एट्रीब्यूटिव पार्ट ऑफ लैंग्वेज। इसे कहते हैं उसलूबे ज़ुबान। तो जब कोई ज़ुबान सीखते हैं तो उसलूबे ज़ुबान भी सीखते हैं। ठीक है ना, राइट। तो सीखना पड़ता। जैसे एक पठान, लाला पठान ने कहा कि दरिया बहती है, तो माजिर ने कहा कि नहीं नहीं, दरिया बहता है। नहीं नहीं, दरिया बहती है। नहीं भाई, हमारे यहाँ दरिया बहता है। तो कहा चलो किसी सियाने से पूछते हैं। एक सियाने के पास गए, वो साहब थे बिहारी। उनसे पूछो दरिया ना बहती ना बहता। भाई दरिया तो बहे है। तो हर लैंग्वेज का अपना, अभी मैं फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ा रहा था, हर लैंग्वेज का ना अपना एक एट्रीब्यूट होता है, हमें वो एट्रीब्यूट सीखना पड़ता है। इसमें कोई साइंस थोड़ी है भाई। देखो ना, पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान हमारा देश है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारी रियासत है, पाकिस्तान हमारी मुमलिकत है। अब बताओ, अभी हमारा था, हमारी पाकिस्तान मुज़क्कर था, मोनस हो गया, कैसे भाई? लैंग्वेज का एट्रीब्यूट बेटे, वतन, देश, मुल्क, फारसी के अल्फाज, फारसी में ये मुज़क्कर है। मुमलिकत और रियासत अरबी के अल्फाज हैं, अरबी में ये मुअन्नस होता है।
जैसे उर्दू में कंट्री होता है, इंग्लिश में कंट्री होती है। मुल्क के लिए शी इस्तेमाल होता है, वो कंट्री के लिए शी इस्तेमाल करते हैं, नेशन के लिए शी इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कौम होती है, इंग्लिश में भी कौम होती है, होता है नहीं है, तो नेशन को शी कहते हैं। तो हर लैंग्वेज का ना एट्रीब्यूट, वैसे सूरज और चांद का बता दूं, क्योंकि इंग्लिश में ग्रीक माइथोलॉजी के असरात ज़्यादा हैं, तो ग्रीक माइथोलॉजी जिसमें देवियों देवताओं की दास्तानें हैं, तो एक देवता है जिसका नाम है फोइबस, जो सूरज का देवता है। तो सूरज का चूंकि देवता होता है इसलिए सूरज ही हो गया। चांद की देवी होती है सीलीन, सीलीन इज द गॉडेस ऑफ मून। अब चांद की गॉडेस है तो चांद शी हो गया। सूरज का गॉड है, गॉड ऑफ सन, तो गॉड ही हो गया। उस लिहाज से वो मानते हैं, ठीक है ना। वजह ये है, इसकी वजह ये, लेकिन हर चीज़ की वजह नहीं पूछना, क्योंकि हर चीज़ के मुज़क्कर और मुअन्नस होने की वजह लैंग्वेज में नहीं होती, हम सिर्फ फॉलो करते हैं। जैसे पंजाब जाओगे ना, दही खट्टा है, हमारे यहाँ दही खट्टी है, तो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट होता है ना, हर लैंग्वेज का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है। अब सुनो, तो ये हिज इस्तेमाल हुआ है सन के लिए, सूरज के लिए। अब वो कह रहे हैं इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, अपनी पहली पहली आबोताब में, सूरज निकला ना अभी, तो उसकी जो पहली पहली चमक है, शान शौकत आबोताब है इसमें। वैली, रॉक और हिल, वैली वादी को कहते हैं। वादी क्या होती है? वादी, वैली। किसे कहते हैं? आतंकवादी को। सुनो बेटे, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ भी पहाड़ है, ये बीच का हिस्सा कहलाता है वादी, यहां से दरिया बहता है, इसे कहते हैं वादी। जब पहाड़ों से बर्फ पिघल कर आती है ना, तो यहाँ बाकायदा दरिया बहना शुरू हो जाता है, इस जगह को कहते हैं वादी। या किसी ज़माने में बहा करता था, अब नहीं बहता, फिर भी वो जगह क्या कहलाएगी? वादी, वैली कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं वैली, रॉक और हिल, रॉक चट्टानों को कहते हैं, हिल पहाड़ियों को। तो अब मशरिक़ की तरफ देख रहा ना, वो जो वादियाँ हैं, जो चट्टानें हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, सूरज की पहली आबोताब में चमक रही। नेवर सॉ आई, ये लिखा न। अब यहां न कॉन्ट्रैक्शन है नेवर का। न सॉ आई, मैंने कभी नहीं देखा। नेवर फेल्ट, कभी महसूस नहीं किया। ना मैंने कभी देखा, ना कभी महसूस किया। अ काम सो डीप, इतना गहरा सुकून, इतनी गहरी खामोशी, इतना गहरा सकूत, जैसे शहर पर सख्ता तारी। द रिवर ग्लाइडेड, अब सुनो दिलचस्प बात, ग्लाइडेड का क्या मतलब? मिटा दू, ये उतार रहे हो ना साथ साथ। सुनो बेटे, ये जो लिखा है ग्लाइडेड, इसका मतलब है ग्लाइड्स। जैसे आपको मैंने बताया था डॉट, देखो काबिल गौर बात क्या है, काबिल गौर बात यह है कि जहां हमने ये ES लगाया है, आर्काइक इंग्लिश में वहां TH लगता था। ओल्ड इंग्लिश में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए TH या ETH का इजाफा होता था। आज की इंग्लिश में S या ES का इजाफा होता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे लिखना है he writes a letter, तो ये आज की इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था
ही राइटेथ अ लेटर। ठीक है, शेक्सपियर की एक कोटेशन बड़ी मशहूर है, प्रैक्टिस, ओरिजिनल बुक में देखोगे तो लिखा है प्रैक्टिस मेकेथ अ मैन परफेक्ट। आज की इंग्लिश में हम उसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ओल्ड इंग्लिश में जहाँ टी एच या ई टी एच लगता था किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, आज की इंग्लिश में वहाँ एस और ई एस है। समझ में आई बात? जहाँ डॉट होगा वहाँ अब डज हो जाएगा, जहाँ ग्लाइडेड था वहाँ अब ग्लाइड्स हो जाएगा। साथ साथ उतारते जाओ यार, बड़ा कीमती काम है। ठीक है, ग्लव्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लाइन लिखी हुई आएगी, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, और नीचे लिखा आएगा हेयर हिज रेफर्स टू डैश। ये एमसीक्यू बता रहा हूँ, पेपर में आने वाला। हेयर हिज रेफर्स टू डैश, तो आपको बताना पड़ेगा द सन। आएगा समझ? तो बेटा इस तरह से एमसीक्यूज बनेंगे बाकायदा। ठीक है, पिछले साल मैंने सेकेंड ईयर का पेपर बनाया था, इस साल देखो क्या कौन सा पेपर मिलता है। जो चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ ना बोर्ड पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये नोट्स में नहीं होती, नहीं ये कोई और बताएगा आप, ये तो गारंटी है मेरी। ये वही बताएगा जिसने कभी पेपर बनाया हो या जिसने कभी बोर्ड की कॉपीज चेक की हो। वेडनेसडे को जो क्लास होगी ना आपकी, उसमें बाकायदा बोर्ड की कॉपीज ला रहा हूँ, आ गई है मेरे पास इतनी, वो मैं दिखाऊंगा आपको। सेकेंड ईयर की आई है आजकल, वो दिखाऊंगा मैं आपको कि देखें हैंड राइटिंग का क्या इम्पैक्ट है, प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। आंसर इतना बड़ा लिखा है मगर नंबर मिल रहे हैं ज़ीरो, क्यों? आंसर 4 लाइन का लिखा है मगर नंबर मिल रहे हैं उसको पूरे, क्यों? ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, कौन से सवाल से पेपर शुरू करना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है हमें। तो जो बोर्ड की ओरिजिनल कॉपी है वो आपके सामने होगी, अच्छे बच्चे की भी, एवरेज बच्चे की भी, जो बिलो एवरेज बच्चा है उसकी भी। आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हमें बोर्ड की कॉपी में क्या करना है। फिर कुछ परसेप्शंस हैं वो दूर करने हैं। जैसे हम ये समझते हैं कि ब्लैक लिस्ट कॉलेज में सेंटर पड़ा है, अब तो नंबर कटेंगे, ऐसी गलत फहमी है। और इस तरह की बहुत सारी गलत फहमियाँ बच्चे के जहन में होती हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, दिखाऊंगा मैं, वेडनेसडे को ला रहा हूँ मैं कॉपीज। ठीक है, और अपने हाथ से चेक की हुई लेकर आऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि चेक भी किस तरह से हुई है। अच्छा जी, तो ये वर्ड है ग्लाइड्स। अच्छा, ग्लाइड का सिंगुलर है, ग्लाइड का मतलब क्या होता है? ग्लाइडर पढ़ा क्या? ग्लाइडर, ग्लाइडर क्या होता है? वो जो हवा में उड़ रहा होता है ना, उसे ग्लाइडर कहते हैं। हवा के जोर पर अगर कोई चीज चल रही है तो वो ग्लाइड कहलाएगी। ग्लाइड का मतलब है मूव विद द एयर, हवा के दोष पर चलना। दोष समझते हैं किसे कहते हैं? दोष, हवा के दोष पर चलना। दोष किसे कहते हैं? मसला तो उर्दू का ना, दोष कहते हैं शोल्डर्स को, कंधों को। खाना बदोश पढ़ा क्या? खाना बदोश, खाना कहते हैं घर को, दोष कहते हैं कंधों को। जो लोग अपना घर कंधों को उठा के घूमते हैं उन्हें खाना बदोश कहते हैं, क्योंकि उनका अपना घर तो होता नहीं, सामान कंधों को उठाए घूम रहे होते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, घर बना लेते हैं। मौसम तब्दील होता है, वहाँ से घर समेटते हैं, कंधों को उठाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, वो खाना बदोश कहलाता है। दोष कहते हैं कंधों को। अब हवा के दोष पर अगर कोई चीज, दरिया हवा के दोष पे चलता है, इसलिए रिवर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया ग्लाइड। द रिवर ग्लाइडेथ, दरिया बहे है।
है ना भाई। अच्छा, दरिया बह रहा है, दरिया बह रहा है, ए एट हिज ओन स्वीट अकॉर्ड। अब ये जो है ना, ये फ्रेज जो यूज हुआ है एट हिज ओन स्वीट अकॉर्ड, इसको समझिएगा, इसका तर्जुमा क्या है। एट हिज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? रिवर के लिए। वहां सन के लिए हिज आया था, यहाँ हाँ, जब कह रहा हूं एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट हिज ओन स्वीट वुल। अच्छा, ये स्वीट है, एक और वर्ड है इससे मिलता जुलता, ये क्या है? ये स्वेट है। स्वेट कहते हैं पसीने को, और जिस चीज को पहनने के बाद पसीना आ जाए उसे कहते हैं स्वेटर। स्वेटर, हम तो ऊन के बुने हुए को सुने स्वेटर कह रहे हो, वो स्वेटर नहीं होता भाई, उसे कहते हैं कार्डिगन। कार्डिगन आगे से खुला हो तो कार्डिगन, और खुला ना हो तो उसे कहते हैं पुलोवर। स्वेटर अलग चीज, ठीक है। एट हिज ओन स्वीट वुल, इसका तर्जुमा है अपनी मौज में मगन। अपनी मौज में मगन बहे चला जा रहा। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल। दरिया को आस पास के सन्नाटे से कोई गर्ज नहीं, वो तो अपनी मौज में मगन बहता चला जा रहा। ठीक। डियर गॉड, वो मेरे खुदा। द वेरी हाउसेज सीम asleep। द वेरी हाउसेज, ये फ्रेज भी समझो। द वेरी हाउसेज का मतलब क्या है? ऑल द हाउसेज, सारे के सारे मकानात। सीम, appear to be, appeared to be, लगता है, दिखाई देते हैं। asleep, asleep का मतलब क्या है? स्लीपिंग, सोए हुए। मकान कब सोते हैं भाई? एक्चुअली खामोशी इतनी गहरी है कि मकीन तो मकीन, लगता है दरो दीवार भी सोए हुए, मकानात भी सोए हुए। द वेरी हाउस इज सीम asleep, लगता है सारे घरों में नींद का गलबा है, नींद का गलबा है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट, माइटी हार्ट, ये भी पेपर में, ये एमसीक्यूज में कई बार आया भी है। माइटी हार्ट, माइटी हार्ट का मतलब है द बिजी सिटी ऑफ लंदन। लंदन के बिजी सिटी को, गहमा गहमी वाले शहर को कहा गया है माइटी हार्ट। माइटी इसलिए कि इट इज अ ग्रेट सिटी, और हार्ट इसलिए कि दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। दैट माइटी हार्ट लाइंग स्टिल, ये अजीम शान कैपिटल सिटी, गहमा गहमी वाला मसरूफ शहर इस वक्त लग रहा है जैसे स्टिल, बेहिसो हरकत, मुर्दा पड़ा है, बेजान पड़ा है। क्यों? अब सुनो भाई, इसका थीम क्या निकलेगा सोनेट का, इसका थीम क्या निकलेगा? थीम क्या, सेंट्रल आइडिया क्या? द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, ऐसा नहीं है। आखिरी दो लाइंस में थीम है, दो लाइंस को रिपीट करो। डियर गॉड, डियर गॉड, द वेरी हाउसेज सीम asleep and that mighty heart lying still। क्या मतलब? इसका थीम लिख रहा हूं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। The heavens sprinkle beauty for man,
हु इज ऑब्लिवियस ऑफ इट। आसमान, हेवंस का मतलब है यहाँ आसमान। ये वर्ड जो ना हेवन, इसके 3 मीनिंग है। हेवन का एक मतलब है गॉड, खुदा। हेवन का दूसरा मतलब है आसमान, स्काई। और हेवन का तीसरा मतलब है पैराडाइज, जन्नत। यहाँ हेवंस प्लूरल में जब भी आएगा इसका मतलब क्या होगा? आसमान। द हेवंस स्प्रिंकल ब्यूटी, आसमान हुस्न बरसा रहा है, आसमान हुस्न निछावर कर रहा है इंसान की खातिर। फॉर द सेक ऑफ मैन, या फॉर की जगह फॉर द सेक ऑफ मैन कर ज्यादा अच्छा हो जाए। फॉर द सेक ऑफ मैन, इंसान की खातिर आसमान हुस्न बरसा रहा है, हुस्न निछावर कर रहा है, बिखेर रहा है इंसान की खातिर। हु इज ऑब्लिवियस ऑफ इट, जबकि वो इंसान बेखबर है। ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनअवेयर, बेखबर, बेहोश, अनकॉन्शियस, उसे होश ही नहीं है। तो उसकी खातिर आसमानों से क्या क्या हुस्न बरस रहा। ठीक, ये है एक्चुअली इसका थीम। ये सोनेट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसी बुक से एक और पोम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चैप्टर्स की तरफ आएंगे। ठीक है, फिर ग्रामर की कोई तरतीब बनाएंगे, ग्रामर किस तरह पढ़नी है। ठीक है ना? थैंक यू। समझ में आ रहा है? गुड। क्लास बनाओ यार और बच्चे लेकर आओ।